अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। जुमा मुबारक मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से। फ्राइडे फील्स डेफिनेटली आ रही हैं अब, क्योंकि स्कूल्स भी खुल गए हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी खुल गई हैं, साथ ही साथ दफातर में भी रौनक बहाल हो गई है, लोग अटेंड करने लगे। वर्क फ्रॉम होम टेक्निकली अब एक हाइब्रिड बन चुका है। कुछ दिन आप घर से काम कर रहे हैं, कुछ दिन आप एक्चुअली जा रहे हैं। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन टू बी इन। तो जो फ्राइडे की रौनक होती थी, उसका जो इंतज़ार होता था, वो वापस लौट आया है। यकीनन आपने भी वीकेंड के प्लान्स बनाए होंगे। एक दफ़ा फिर एहतियात लाजिम है, लेकिन इसके अलावा प्लीज़ इंजॉय कीजिए। इफ़ एनीथिंग दैट 2020 हैज़ टॉट अस, वो ये कि ज़िंदगी में कुछ भी कभी भी हो सकता है। हम जिस रेस में, जिस दौर में पड़े हुए थे और हमें लग रहा था कि पता नहीं हमें कौन से गोल्ड मेडल तक पहुंचना है, कौन से टर्निंग पॉइंट है हमारी लाइफ का जिसके लिए हम जस्तजू कर रहे हैं, यू रियलाइज ऑल यू हैव इज़ हेयर एंड नाउ। ज़िंदगी कैसे एक पल में बदल जाती है। कल मेरी एक दोस्त का मुझे फ़ोन आया और उसने मुझे कहा कि बड़ी दिनों बाद हम उससे कैचअप कर रहे थे, वर्क कॉलीग भी हैं। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा मदिया व्हाट्स हैपनिंग, एंड शी इज़ लाइक आई एम सफरिंग फ्रॉम कोविड। और तो और आम लोगों में, यानी आम तौर पे बहुत सारे यंग लोगों को एसिम्प्टोमेटिक होता है, यानी कोई अलामत नज़र नहीं आ रही होती, सिर्फ तशख़ीस हुई होती है एंड यू जस्ट नीड टू क्वारंटीन और इंशाल्लाह ताला बेहतरी की तरफ आप चले जाते हैं। लेकिन इनके केस में इनके लंग्स बुरी तरह मुतासर हुए और दिसंबर में उनकी शादी है। शी इज़ लाइक मैंने अभी तक कोई तैयारी नहीं की है, शादी की तैयारियाँ मेरे जहन में एक तरजीह के तौर पर हैं भी नहीं। तो दीज आर द चेंजेस वन कैन एक्सपेक्ट। हम में से कई लोग अपने आप को जब अकेले में बैठे होते हैं तो हमारी सेल्फ टॉक बिल्कुल भी कंपैशनेट नहीं है। हम अपने आप का मुआवजा करते हैं, कंपेयर करते हैं दूसरों से, अपने आप को बार बार ये बताते हैं कि आप कितने बड़े फेलियर हैं, आपने कितने सारे प्लान्स बनाए थे जिनमें से सबके सब नाकाम हो गए। तो अहम बात यह है कि अगर आज आप अपने आप को इसी तरह कोस रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, दूसरों को देखकर समझते हैं कि यार आई एम नॉट एबल टू अचीव मोर, I think it's time to take a break. आज अपने लिए कुछ कीजिए, टेक अ लिटिल मोमेंट, काम डाउन, और कोई ऐसी चीज़ जो शायद बचपन में आपको बहुत पसंद थी। आई सॉ अ लॉट ऑफ पीपल गो बैक इन द कोविड, ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स, टू दोज पैशंस। किसी ने म्यूज़िक को दोबारा परसू किया, किसी ने आर्ट्स को दोबारा परसू किया। जो चीज़ आपको खुशी देती है, प्लीज़ मेक टाइम फॉर दैट, बिकॉज ये वक्त वाकई बहुत फ्लीटिंग है और यही चीज़ आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत है। आपको बताते चलें कि 10 अक्टूबर पूरी दुनिया में मेंटल हेल्थ डे के हवाले से मनाया जाता है। एंजाइटी की भी बात करेंगे। कई लोग मुझे ये लगता है कि अगर उनको बताया जाए ना कि आप बहुत स्ट्रेस्ड हैं, तो इस बात को मानने को ही तैयार नहीं होते। आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूँ, दिस इज समथिंग माय फिटनेस ट्रेनर एक्चुअली टॉट मी। उन्होंने कहा कि आपके नेक मसल्स, यानी ये जो आपकी गर्दन के मसल्स होते हैं, ये सबसे पहले टेंस होते हैं और सबसे आखिर में रिलैक्स होते हैं। तो इस वक्त अगर आप बैठे हैं और टेलीविज़न पे ये प्रोग्राम देख रहे हैं, अननोइंगली आप बहुत ज़्यादा टेंशन और स्ट्रेस को कैरी कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर मैं अपने इर्द गिर्द भी देखूँ, माई एंटायर क्रू, अगर कैमरामैन की बात की जाए, PCR में लोगों की बात की जाए, प्लीज़ टेक अ मोमेंट टू रिलैक्स योर नेक एंड अनहिंज योर शोल्डर्स। इनको जो आप हंच करके बैठे हुए ज़रा सही हो जाएँ। आधी बीमारी या आधी एनर्जी आपके पोस्टर सही करने से आ जाएगी एंड यू विल रियलाइज़ कि वाकई ये जो कंधों पर हम बोझ डालकर चलते हैं ये कितना भारी है, एंड ओवर टाइम ये हमें वेयर डाउन कर देता है। खैर जी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं दुनिया भर में क्या हो रहा है। लेट्स गो एंड टेक अ लुक एट द वर्ल्ड इन आवर वर्ल्ड राउंड अप। जी जनाब, इस वक्त हम कह रहे हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं लोगों के लिए। आम एक्सपेंडिचर्स का मसला हो रहा है और ये देखें, जब नीलामी हो रही है तो इतने महंगे महंगे डायमंड्स भी बिक रहे हैं। दूसरी तरफ लाइफ इज़ ऑल अबाउट द बैलेंस, जिसको उस चीनी शहरी ने बड़ा ज़बरदस्त समय करके दिखाया। लेकिन कभी कभी हमारी बेपनाह कोशिश के बावजूद भी हमारा ये बैलेंस बिगड़ जाता है। बहरहाल जी, आगे बढ़ते हैं और आपको ये दिखाते हैं ये जो बैलेंसिंग एक्ट है ना, शायद ये ज़िंदगी का सबसे मुश्किल एक्ट हमें लगता है। बिकॉज इसी में आप देखें, समझें कि एक हाथ पे हमारे पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, दूसरी तरफ हमारे प्रोफेशनल गोल्स हैं, और इसी तरह शायद आग के दरिया की तरह कूद फांद के हमें आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते हैं जी, प्रोग्राम में आपको बताएं कि हमसान के शुमाली इलाका जात की खूबसूरती का क्या कहना, उसकी पूरी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। और अब जबकि हमारे लिए शायद मुल्क से बाहर जाना पॉसिबल नहीं है, तो हमने देखा कि बहुत सारे पाकिस्तानी शहरियों ने हमारी लोकल टूरिज़्म ने इस खुशगवार और ख़ूबसूरत नज़ारों से अपने दिल को लुभा
पढ़ाया और बच्चों को भी दिखाया। मुझे एक मेरी दोस्त ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, उन्होंने कहा और कहीं जाना नहीं था, हम इस्लामाबाद लेके गए बच्चे, क्योंकि कराची से गए थे, तो उन्होंने कहा भाई आई लव द कंट्री ऑफ इस्लामाबाद। उन्होंने कहा बेटा ये हमारे ही मुल्क का दारुल हुकूमत है। उन्होंने कहा नहीं, इट लुक्स लाइक अ डिफरेंट कंट्री ऑल टुगेदर। हमारे शहर में तो जी कचरा बिखरा हुआ होता है, सड़कें टूटी होती है, रिक्शे चल रहे होते हैं, ऐसा तो कुछ यहाँ है नहीं। दिस मस्ट बी अ डिफरेंट कंट्री। तो तमाम वो सुनने वाले जो कराची के ज़िम्मेदारान हैं, हुक्काम हैं, उनको बताएं कि जी कंट्री ऑफ पाकिस्तान का एक अदद शहर कराची भी है, उस पर भी नज़रसानी कर लें। लेकिन आपको बताएं कि ब्रिटिश हाई कमिश्नर टू पाकिस्तान क्रिस्टियन टर्नर ने रुख किया शुमाली इलाका जात का, और वहाँ पे रिवायती अंदाज में वहाँ के पकवान से, इंडिजिनस कम्यूनिटी से, कलाशी कम्यूनिटी से उनकी मुलाकात हुई। उनका ये ट्रिप कैसा रहा, आइए इसकी डिटेल्स इस रिपोर्ट में देखते हैं। पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात के मोतरिफ। उन्होंने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर पैगाम में अपने दौरे गिलगित की तस्वीर शेयर की। अपने पैगाम में उन्होंने पाकिस्तान के शुमाली इलाकों के हुस्न की तारीफ की और कहा यहाँ के मनाजिर और पहाड़ बहुत खूबसूरत हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर का कहना था कि ये इलाके पूरी दुनिया में मशहूर और खूबसूरत हैं। मौसमियाती तब्दीली और इसके यहाँ पड़ने वाले असरात पर उन्होंने तशवीश का इजहार किया। क्रिस्टियन टर्नर का कहना था कि पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ सबसे ज्यादा बर्फ मौजूद है, लेकिन मौसम की तब्दीली का यहाँ भी असर हो रहा है। बरतानवी हाई कमिश्नर ने कहा कि पाकिस्तान में ग्लेशियर पर मौजूद बर्फ इस मुल्क की 15% पानी की जरूरत को पूरा करती है। उन्होंने ये भी कहा कि मौसमियाती तब्दीली से निपटना हम सब के लिए बहुत अहम है। उनका कहना था कि 2015 से पाकिस्तान में ग्लेशियर से बनने वाली झीलों में 5 गुना इजाफा हुआ। उन्होंने बताया कि यूकेएड मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने में मकामी आबादियों की मदद कर रही है। जी जनाब, ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रहे हैं और ये हमारे लिए परेशान कुन बात होनी चाहिए, बिकॉज इसकी वजह से आने वाला जो पानी का दबाव है वो 5 गुना ज़्यादा है। एंड यू कैन इमेजिन कि अगर हमने अच्छे वक्तों में डैम या रेजर्वॉयर्स इनके लिए बनाए होते तो ये बहुत ही जो कीमती असासा है ये ज़ाया नहीं होता। लेकिन इससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि इतना तेज़ी से ग्लेशियर्स का मेल्ट होना आने वाले वक्तों में एक बहुत ही बड़े ख़तरे का इंदिया दे रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, इस पर बात करेंगे। कैन नॉट स्ट्रेस इनफ, और इसमें आप ये ना समझें कि आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ हुकूमत का काम है। हम जो तमाम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, हमारा लाइफस्टाइल, ये सब चीज़ें एड अप कर रहा है इन द कार्बन फुटप्रिंट, एंड वी आर एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग टू वर्ल्ड पोल्यूशन एंड द क्लाइमेट चेंज। इस पे सोचिएगा, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वील बी राइट बैक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। एक बड़ी कॉमन इस्तिलाह आपने सुनी होगी, ख़ास तौर पे जब हम बात करते हैं इमोशनल वेलबींग की, मेंटल वेलबींग की, सेल्फ़ लव। कहा जाता है अपने आप से मोहब्बत कीजिए। वक्त के साथ साथ अगर आपने तल्ख़ तजुर्बात ज़िंदगी में सहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि वो जो अगले आपके हरीफ थे या जिन्होंने आपके साथ ज़्यादती की, उनकी आवाज़ आपके जहन की आवाज़ बन जाती है। मसलन कि अगर आपका बचपन बहुत स्ट्रिक्ट था और आपके पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट थे, बड़े होने के बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो आपको रोके टोके, बल्कि वो आवाज़ आपकी आवाज़ बन जाती है। तभी कहा जाता है कि बच्चों के साथ बहुत ही प्यार और तहम्मुल से पेश आएँ, क्योंकि अगर आप बच्चे को झिड़कते हैं, डांटते हैं, क्योंकि वो आपसे इतनी मोहब्बत करता है और आप पे इतना डिपेंडेंट होता है, वो आपको गलत नहीं समझता, बल्कि अपनी वर्थ को, अपनी काबिलियत को क्वेश्चन करने लगता है। उसको लगता है कि वाकई वो प्यार के काबिल नहीं है, तभी उसको इतनी डांट पड़ती है। एंड ओवर टाइम ये हमारे अंदर की आवाज़ बन जाती है। हम किसी भी चीज़ की तरफ जाने से पहले ये सोचते हैं कि क्या हम इसको डिज़र्व करते भी हैं या नहीं, वो क्यों मेरी बात मानेगा। शक, डाउट, इनकॉन्फिडेंस, ये तमाम चीज़ें हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती हैं एंड आहिस्ता आहिस्ता हमारी खुशियों को ले जाती हैं। सो आज जब हम बात कर रहे हैं, कल यानी मेंटल हेल्थ डे होगा पूरी दुनिया में 10 अक्टूबर का, तो आज ज़रा बात करते हैं सेल्फ लव की, एंड व्हाट एग्जैक्टली इज सेल्फ लव एंड हाउ कैन बी मी मोर लविंग टूवर्ड्स आवरसेल्व्स। हमारे साथ मौजूद हैं ताहिरा बानो, शी इज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। इनसे जानेंगे कि इस बहुत अहम मौजू पे उनके क्या ख्याल आते हैं। थैंक यू ताहिरा फॉर बीइंग हियर। गुड मॉर्निंग टू यू। Thank you. How are you, Sudra? अल्हम्दुलिल्लाह, गुड टू सी यू एज़ वेल। ताहिरा, मुझे बताएं सेल्फ लव, हाउ शुड वी डिफाइन इट? क्योंकि लोग ये कहते हैं हर कोई अपने आप से प्यार करता है, हर कोई अपना ख्याल रखता है, तो व्हाई दिस एम्फेसिस ऑन सेल्फ लव?
सबसे इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है, अगर हम सेल्फ लव की बात कर रहे हैं, तो वो अपने आप को अनकंडीशनली एक्सेप्ट करना और रिस्पेक्ट करना है, जो हम देखते हैं कि नॉर्मल प्रैक्टिसेस में हम नहीं करते। अगर मैंने कुछ अच्छा किया है तो मुझे अपना आप अच्छा लगता है, लेकिन अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मैं उस गलती को या उस अपने फ्लॉ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। मैं अपने आप को अनकंडीशनली रिस्पेक्ट नहीं करता कि ठीक है, अगर गलती भी हुई है तो वो मुझसे हुई है, मैं उसको ठीक कर सकता हूँ। हम सेल्फ लव में और एक जो एरोगेंट एटीट्यूड होता है उसमें फ़र्क नहीं कर पाते। सही। हमें लगता है कि नहीं, मतलब एक हम इसको सेल्फ सेंटर्ड होने में और सेल्फ लव में बहुत फ़र्क है। हमारे कॉमनली इसको बड़ा नेगेटिव समझा जाता है। और कई दफ़ा जिन लोगों को हम समझते हैं कि ये खुद पसंदी का के शिकार हुए हुए हैं और अपने आप को बहुत ही ज़्यादा करते हैं, वो भी एक्चुअली डिफेंसिव हो रहे होते हैं, वो अपनी खामियों को ढांप रहे होते हैं रादर देन उनको एक्सेप्ट करने के। बिल्कुल। ऐसा क्यों है? और उसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर हम एक्सेप्ट कर लें कि मुझसे कोई गलती हुई है या मैं गलत हो सकता हूँ, तो लोग आपकी उस गलती को रिपीट करना शुरू कर देते हैं, रेफरेंस बना लेते हैं। सही। और हम में से कोई भी ये नहीं चाहता कि उसका जो रेफरेंस या उसका जो एक तारुफ है या इंट्रोडक्शन है वो उसकी गलतियाँ हों। बिल्कुल। या उसका कोई फ्लॉ हो। हम हमेशा ये चाहते हैं कि हमें अच्छी चीज़ से रेफ़र किया जाए, अच्छी बात से रेफ़र किया जाए, तो इसलिए हम अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते। सही। और जब इस तरह होता है तो वो फिर खुद पसंदी में चला जाता है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि मैं गलत हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। एक छोटे बच्चे को अगर आप नोटिस करते हैं और उसको कभी जिद का शिकार हो जाए, कभी छोटा बच्चा टैंट्रम थ्रो करे, आप देखेंगे कि जब उसका गुस्सा, उसकी जिद खत्म होती है तो वो और ज़्यादा प्यार के लिए लपकता है अपने माँ बाप की तरफ या किसी बड़े बहन भाई की तरफ। एक तरह से मुझे लगता है ताहिरा, एंड यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि ये अपनी एक्सेप्टेंस को क्वेश्चन कर रहा होता है कि मैंने एक मेल्टडाउन किया, एक टैंट्रम किया है, जिद की, रोया धोया, चीखा चिल्लाया, क्या अब भी आप मुझसे प्यार करते हैं? उसी तरह से प्यार करते हैं कि आप अभी भी वैसे ही मुझे वार्मली वेलकम करेंगे या नहीं करते? हाँ। तो ये प्रैक्टिस सिर्फ बच्चे की नहीं होती, ये हमारी भी होती है। सही। हम बहुत दफा बहुत सी चीजें करके चेक करना चाहते हैं कि अच्छा इस बात के बाद भी क्या सामने वाले का रवैया मुझसे उतना ही अच्छा रहता है, ये मुझसे उतना ही प्यार करता है। और अगर लोग कर रहे होते हैं तो हम बड़ा हैरान होते हैं कि अच्छा ठीक है, मैंने इतना बुरा रवैया रखा फिर भी ये मुझसे मोहब्बत करता है। एक तरह से पछतावा सा भी होता है गुस्सा चीख चिल्ला करने के बाद, और उसके बाद आप जब मनाने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो आपका दिल चाह रहा होता है कि अगला आपको उसी तरह वार्मली वेलकम करे। लेकिन ताहिरा, फिर जो रिसीविंग एंड पे जरा उसकी बात भी कर लेते हैं, क्या उसके लिए भी ये सेल्फ लविंग एक्शन होगा? मिसाल के तौर पे, क्या मैं सेल्फ लविंग हूँ अगर आप बार बार वही गलती करें, चीखें चिल्लाएं, मेरी बाउंड्रीज को क्रॉस करें, दोबारा मेरे पास आए तो मैं आपको बार बार एक अच्छा इंसान बन के वेलकम करती रहूं, क्या ये मेरे साथ ज्यादती नहीं होगी अपनी? देखिए, इसमें बहुत ही बारीक सी एक लाइन है जिसको आपने समझना है। एक तो होता है हमारी सोसाइटी के अंदर, आप यकीन करें, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी बहुत कॉमन है। ठीक है, 50 मिलियन पीपल्स हैं पाकिस्तान के अंदर जिनको ऑलरेडी मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, जिसमें नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी या बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, जिसमें एरोगेंट होना, खुद पसंदी का शिकार होना, अपनी गलती तस्लीम नहीं करना, लोगों को एहसास कमतरी का शिकार करना, ये कॉमन ट्रेट्स हैं। अगर आप ऐसे बन जाते हैं कि हर दफ़ा सामने वाला गलत करता है और आप उसको उतना वार्मली ही वेलकम करते हैं, उतनी खुशी से ही खुशामदीद करते हैं, तो इसको एक टर्म यूज़ करते हैं कि आप को डिपेंडेंट है। ठीक है, कि आप किसी के अब्यूजिव बिहेवियर को बार बार दोबारा से एक्सेप्ट करके और उसको और ज़्यादा इंडोर्स कर रहे हैं। यानी उसके पास कोई इंसेंटिव ही नहीं है अपने आप को तब्दील करने का। ना उसको लगता है कि आप, और हर दफ़ा जब आप उसको वापस वेलकम करते हैं आपकी रिस्पेक्ट थोड़ी और कम हो जाती है। लेकिन एक जगह मैं पढ़ रही थी ताहिरा कि देयर इज़ अ राइटर जिन्होंने पता नहीं कितने साल नार्सिसिज्म पे रिसर्च की और कई किताबें लिखी हैं। उन्होंने कहा कि जिसको हम नार्सिसिज्म में यानी इस पर्सनैलिटी को कहते हैं ये खुद पसंदी में मुब्तला है, एक्चुअली उसकी इतनी डीप रूटेड इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, वो अपने आप से दर हकीकत बहुत नफरत करता है, और वो इर्द गिर्द से वो एक ऐसा जैसे कहते हैं अंधा कुआं होता है कि बस उसको अप्रिसिएशन चाहिए ही चाहिए कि मुझे देखो, मुझे प्यार करो, मुझे बताओ मैं कितना अच्छा हूँ, और वो अपने ऊपर एक खौल चढ़ा लेते हैं। ताकि कोई उनको बिल्कुल जो उनकी असली हकीकत है उसको देख ना सके। बेसिकली साइकोलॉजी के अंदर एहसास बर्तरी कोई टर्म ही नहीं है। जितना ज़्यादा आप सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जाते हैं, बेसिकली वो आपकी इनसिक्योरिटी और इन्फीरियरिटी एहसास कमतरी होता है। तो जिसमें जितना ज़्यादा एहसास कमतरी होगा वो अपने आप को उतना ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताएगा। सही। तो ये बड़ी छोटी छोटी बातें होती है जो रवैये में अगर हम रोज़मर्रा लोगों को मिलते हैं तो हमें उसी से अंदाज़ा हो जाता है कि अगर कोई अपनी शख्सियत के बारे में बहुत ज़्यादा बातें कर रहा है, अपनी खूबियों को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बयान कर रहा है, तो आपको वहीं से अंदाज़ा हो जाता है कि सामने वाले की शख्सियत में कोई ना कोई इनसिक्योरिटी है जिसको वो कवर अप करना चाह रहा है।
अब आप उसको पॉजिटिवली सपोर्ट कर सकते हैं, आप उसकी वाकई जो मस्बत चीज़ें हैं उनके बारे में बात कर सकते हैं, उसको इनकरेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसके खौल को और सपोर्ट कर देंगे, उसके इल्यूजन को जिसमें वो रह रहा है उसको और ज़्यादा बढ़ावा दे देंगे कि हाँ तुम्हारे अंदर वाकई कोई खामी नहीं है, तो उससे क्या होगा कि उसकी शख्सियत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। अच्छा तायरा, मुझे बताएं कि अगर किसी घर में कोई नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी है, किसी के फादर या किसी के हस्बैंड, इनसे डील कैसे किया जाए? क्या इनमें कोई बेहतरी की उम्मीद है? कभी इनको एहसास होगा कि अगले के साथ ज्यादती कर रहे हैं और ये बदल जाएंगे, या जैसे कि ज़्यादातर जो रिसोर्स मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल है वो कहते हैं इनका कोई इलाज नहीं है, पर्सनैलिटी ऐसी होती है, इनसे अपने आप को बचाएं और दूरी इख्तियार कर लें? अच्छा, आपने अपने सवाल में स्पेसिफाई कर दिया कि आपके हस्बैंड या फादर है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी जो है वो मेल मेंबर्स ही होते हैं। हमारी सोसाइटी में ज़्यादा इसलिए क्योंकि आपने उसकी परवरिश ही इस तरह से की है, इंटाइटल बहुत है वो। हाँ, तो वो सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट उनके साथ ग्रो करता है। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वो सेंस भी साथ साथ बढ़ता जाता है और डीप रूटेड हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें वाकई ऐसा है कि अगर तो आप इसको बहुत इनिशियल स्टेजेस के ऊपर आइडेंटिफाई कर लें और अगर आप अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, आप उस अब्यूज़ को फेस भी कर सकते हैं, आप उसको फर्मली रिजेक्ट भी कर सकते हैं, और मीनवाइल अगर आप साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी लेते हैं तो बेहतरी की उम्मीद है। सही। ये रिवर्ट नहीं हो सकता, खत्म नहीं ये हो आपका सकती। पर्सनैलिटी ट्रेट है जो समवॉट आपके साथ रहता है, लेकिन आप उसको कंट्रोल करना सीख अच्छा, जाते एक हैं। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी, एक तो होता है ना कि किसी एक मौके पे मैं अपने आप को दूसरों से बरतर समझूं और मैं नार्सिसिस्टिक रवैये डिस्प्ले कर रही हूँ, लेकिन एक नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी की क्या अलामात होती हैं? देखिए, एक होता है कि मैंने कभी अपने आप को किसी से बेहतर समझा, लेकिन कभी तो मैंने ये माना कि इस कमरे में मुझसे कोई बेहतर भी है। सही। नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी में ऐसा नहीं होता, मैं सबसे बेहतर हूँ और हमेशा बेहतर हूँ। हाँ। ठीक है, मुझसे कोई बेहतर हो नहीं सकता, अगर है तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। सही। दूसरा, एरोगेंस जो है ना इनके बिहेवियर के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है। सामने वाले को उसके बारे में बुरा महसूस करवाना, ये एक ऐसा की ट्रेट है जिसको आप देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक होता है, देखिए, अपने आप को अच्छा कहना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने आप को अच्छा कहना और फिर घुमा फिरा के सामने वाले को लाके बुरा कहना और उसको उसके बारे में बुरा फील करवाना, उसकी सेल्फ स्टीम हर्ट करना, ये सब कुछ ऐसी बात है जो बड़ी मुख्तलिफ है, ये ज़रूरी नहीं है। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि कभी आप किसी नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी को अगर डिफाइन कर रहे हो तो लोग कहते हैं यार फिर इनके पास कोई इनका दोस्त बनेगा क्यों, क्योंकि ये तो हर वक्त बुरा फील करवाते हैं। तो मैं आपको बताती चलूँ कि जितनी इसके बारे में लिखा गया है इसमें स्टेजेस होती हैं। शुरू में ये शख्स आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा, ये तमाम आपकी चीज़, जिसको कहा जाता है, टर्म इस्तेमाल करते हैं लव बॉम्ब, कि आपकी जो जो ख्वाहिशें हैं, ज़रूरतें हैं, ये आपको दुनिया की रंगीनियाँ दिखाते हैं, आपको सारे सुनहरे ख्वाब दिखाते हैं कि मैं आपको ऐसे ट्रीट करूंगा, आप में ये अच्छाई हैं, और जब आप हुक हो जाते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब उनके ऊपर डिपेंडेंट है, तो एक इमोशनल डिपेंडेंसी क्रिएट हो गई है, तो फिर वो उस चीज़ को डिवैल्यू करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है। हाँ। कि आप इवन नॉर्मल रिलेशनशिप्स के अंदर ये चीज़ बड़ी कॉमन है कि मिलने से पहले लोगों का रवैया बड़ा मुख्तलिफ होता है, पर वही शख्स जब हासिल हो जाता है तो आप देखते हैं कि वो बिल्कुल ही, स्पेशली मर्द हज़रात की तरफ से, जब वही शख्स हासिल हो जाता है तो उनका रवैया बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हो जाता है, बहुत ज़्यादा बुरा हो जाता है। तो लोग कहते हैं हमें समझ में नहीं आया कि क्या रीज़न है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसका रीज़न यही होता है कि उनकी शख्सियत का मसला होता है जो आप पहले देख नहीं पाते, और समवॉट वो दिखाते नहीं है, इनकी मास्किंग बहुत अच्छी होती है। और रेड फ्लैग्स, यानी एक अगर आपको कॉमन जुमले इस तरह के सुनने को मिले कि नहीं नहीं मैंने ये नहीं कहा था, मेरा मतलब ये है, तुम गलत समझे हो, या तुम बहुत हसास हो, तो आप समझ लें कि आप किसी नार्सिसिस्ट से डील कर रहे हैं। ऑलवेज ट्राइंग टू मेक समवन एल्स रिस्पांसिबल फॉर देयर मिस्टेक और देयर फ्लॉ। अच्छा तायरा, एक बड़ा क्वेश्चन मेरे जहन में आता है कि ये सारी जो ये हरकतें करते हैं, दूसरे को इतना हर्ट कर रहे होते हैं, ये जानते हुए कर रहे होते हैं या ये एब्सोल्युटली नाइव होते हैं कि उनको पता नहीं होता, और इससे होता है ना अनजाने में इंसान का ये रवैया? नहीं, दे आर वेरी मच अवेयर ऑफ इट, दे वांट टू डू इट। ये इस तरह के पैटर्न्स बैठ के सोचते हैं कि ठीक है, अगर मैं ये जुमला बोलूंगा तो इससे सामने वाला ज्यादा हर्ट होगा। Really? हाँ, ये तो बड़ी सिनिस्टर पर्सनैलिटी है। हाँ। ये जानबूझ के ऐसा करते हैं, ये मैक्सिमम डैमेज कॉज करने की कोशिश करते हैं। हाँ। और चूंकि वो डैमेज है वो इमोशनल होता है, साइकोलॉजिकल होता है,
तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो कोडिपेंडेंट्स होते हैं या जो इनके इर्द गिर्द लोग रह रहे होते हैं वो उसको बहुत ज़्यादा क्लेम भी नहीं कर सकते। हम रिलेशनशिप की बात करें तो अक्सर ऐसा होता है कि हस्बैंड आपकी सेल्फ स्टीम की बिल्कुल जो है ना वो उसको क्रश कर रहा होता है, जैसे आप ड्रामे में रेफर नहीं कर सकती। और छोटी छोटी बातें होंगी, जिस तरह एक कौन सा मैं ड्रामे में देख रही थी तो उसने जैसे हस्बैंड ने नई नवेली दुल्हन को कह दिया कि तुम्हारे हाथ कितने अजीब से हैं। हाँ। अब ये आप रिपीट नहीं कर सकते किसी को, और अगर करेंगे तो आप ही अपने आप को क्वेश्चन करेंगे कि तुम्हें बहुत ज्यादा सेंसिटिव बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वो आपको चुभेगी और आहिस्ता आहिस्ता आपके कॉन्फिडेंस को खत्म कर देगी। तारा नेक्स्ट टाइम वी मस्ट ऑल्सो टॉक अबाउट हाउ टू डील विद नार्सिसिस्टिक अब्यूज, क्योंकि लोग कहते हैं इतना सोल क्रशिंग होता है कि रिलेशनशिप खत्म भी हो जाए तब भी आप काफी अरसे तक इससे जूझते रहते हैं, आपका एतमाद दोबारा रिस्टोर नहीं होता। बट थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग दिस अप। अपना बहुत ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रखें, और अगर अच्छा फील करना है तो आपको बताते चलें कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी दैट इज पावर्ड बाय अलीबाबा इज ब्रिंगिंग यू द फर्स्ट ऑफ इट्स सीरीज। यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बड़े अहम होते हैं क्योंकि इनके पास सबसे बड़ा कलेक्शन है ऑफ गुड्स एंड कमोडिटीज एंड ब्रांड्स ऑन द साइट। इसके अलावा आपको बताते चलें कि इनके अपनी सर्विस सेंटर्स भी हैं, कस्टमर सर्विस सबसे बड़ी और बेहतरीन है। इसके अलावा जो डिलीवरी है वो अपने ही लोगों से कराते हैं और हीरोज हैं जी इनके। यू मस्ट लुक आउट फॉर 10/10 जो कि कल ही है, यानी 10 अक्टूबर की बड़ी सेल। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट एंड आई थिंक यू शुड बी एज वेल। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वील बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बहुत ही जल्द उस माह मुबारक जिसका हम सबको बड़ा बेसब्री से इंतज़ार होता है उसका आगाज़ होने वाला है। मैं बात कर रही हूँ रबीउल अव्वल की, जो इंशाअल्लाह ताला 18 अक्टूबर से शुरू होगा। लेकिन आपको बताते चलें कि अल्हम्दुलिल्लाह 1 नवंबर से कहा जा रहा है कि बाकायदा उम्रे का आगाज़ हो जाएगा और पाकिस्तान से जितना लोग जाने चाहते हैं उसके लिए तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने ट्रैवल एजेंट से मुख्तलिफ पैकेजेस के लिए रुजू किया है और उनकी कोशिश यही है कि सबकत ले जाएं और जल्द अज जल्द से उनका उम्रा वीज़ा भी लग जाए और यानी अल्लाह ताला अपने घर में हरम पाक में उसकी ज़ियारत भी नसीब करे, मस्जिद नबी भी हो जाएं। इसके लिए क्या तैयारियां की जा रही हैं, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। बाद उम्रे की अदायगी का आगाज कर दिया गया। पहले मरहले में मकामी अफराद को इजाजत दी गई। उम्रे की अदायगी के लिए ज़ायरीन को 3 घंटे का दौरानिया दिया गया है। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मताफ में ज़ायरीन 2 कतारों में तवाफ काबा कर सकेंगे, जबकि हर 15 मिनट में 100 ज़ायरीन मताफ में दाखिल हो सकेंगे। इस तरह 15 घंटे में 6000 अफराद तवाफ कर सकेंगे। लेकिन हजर अस्वद और खाने काबा को बोसे की इजाजत नहीं होगी। लेकिन पाकिस्तानी उम्रा ज़ायरीन उम्रे की बुकिंग के लिए जल्दी ना करें, क्योंकि ट्रैवल एजेंट्स आपसे बुकिंग तो कर लेंगे मगर कहीं आगे फिर पाकिस्तानियों के लिए मसले ना हो जाएं। पाकिस्तानी टूर ऑपरेटर्स के मुताबिक अभी तक सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान के लिए कोई वाज़ेह पॉलिसी सामने नहीं आई है, लिहाजा उम्रे के लिए बुकिंग में जल्दी ना करें। जी जनाब, तमाम ही लोगों का दिल इस वक्त मेरे ख्याल में इस बात के लिए धड़कता है कि जल्द अज जल्द खाने काबा जाने का कोई इंतज़ाम हो सके, लेकिन जिस तरह की रिपोर्ट में आपने देखा कि अभी जल्दी ना करें। हमारे साथ मौजूद हैं हाजी मोहम्मद असलम, अल वसाम इंटरनेशनल ट्रैवल ग्रुप के ओनर हैं। उनसे जानते हैं कि ये जल्दी ना करने का जो इस वक्त हिदायत दी जा रही है इसकी क्या वजह है। हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच कि आपने आज सुबह वक्त निकाला। मुझे बताइए कि इस वक्त आपके पास और पाकिस्तानी टूर ऑपरेटर्स के पास आज़मीन उम्रा के लिए क्या हिदायत हैं? जी वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो ये अपने पाकिस्तानी ज़ायरीन को गुजारिश करूँगा जी, और ये एक अहम बात जो मैं पहले बताना चाह रहा हूँ जी। सऊदी गवर्नमेंट जैसे ही उम्रा का ये SOP तैयार करेगी जी, तो इसमें सबसे पहले जो हमारे पिछले साल ज़ायरीन जिन्होंने फीसें भरी हैं, जिनके वीजे लगे हुए थे जी, जिनके पैकेज हुए थे, तो सबसे पहले SOP में उनको इजाजत दी जाएगी। बिल्कुल।
तो उसके बाद से फिर जो वही कंपनियां जो पहले से उनके साथ हमारे एग्रीमेंट जो सऊदी मिनिस्ट्री के साथ अप्रूव्ड हुए होते हैं, जी बिल्कुल, उन लोगों को पहले मौका दिया जाएगा। वही ट्रैवल एजेंट जो हैं शुरू होंगे और उसी में उन्हीं लोगों को आगे लाया जाएगा जो पहले से फीसें अदा करके पैकेज वसूल करके बैठे हुए हैं। सही। तो ये सऊदी गवर्नमेंट की बहुत बड़ी नेकनामी है कि जो उन लोगों को वो पहले अपडेट कर रही है। बिल्कुल सही। तो हाजी साहब, एक सवाल आपसे करना चाहूंगी कि एक तो बड़ी वाज़ेह बात है कि आपकी कोविड टेस्टिंग होनी होगी, हो सकता है पाकिस्तान में तो पहले आप कराएं यानी वीज़ा हासिल करने और ट्रैवल करने से पहले, लेकिन इसके बाद वहां पहुंचकर भी हो सकता है आपकी टेस्टिंग की जाए। इखराजात के हवाले से बताइएगा कि अब क्योंकि ट्रैवल इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बुरी तरह से मुतासर हुई है, काफ़ी अरसे से हमने देखा कि उम्रे के लिए अदायगी के लिए भी इस वक्त कवानीन सख्त बंद किया हुआ था, तो क्या इखराजात बढ़ जाएंगे? इस वक्त पैकेजेस ज्यादा महंगे होंगे अगर लोग उम्रे के लिए जाना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ये बात वाज़ेह है कि ये अखराजात बिल्कुल बढ़ेंगे। देखिए, यहाँ सबसे पहले कोरोना टेस्ट जो है वो समथिंग आप इस पर देख रहे हैं 8 से 10,000 रुपया एक नई फीस लागू हो चुकी है। सही। इसी तरह इसके साथ हमारे फिंगरप्रिंट्स होंगे। इसी तरह वहाँ पे भी जाकर इनको, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट में एक बात और भी सामने आ रही है कि जैसे ही ये नए ज़ायरीन जाएंगे, इनको वहाँ पे एक उम्रा जो जाते हुए पहला उम्रा तवाफ होगा वो ही दिया जाएगा। उसके बाद इनको 14 दिन के लिए वहाँ करतीनिया में रहना पड़ेगा। इनका 14 दिन के लिए वहीं पे करतीना हो जाएगा। तो ये 14 दिन उम्रा नहीं कर पाएंगे। ये एक उनकी एक जो सुनने में आ रही है एक नई वो नहीं। तो फिर पहले तो हाजी साहब जिस तरह लोग 10 रोज 7 रोज 3 रोज के लिए भी चले जाते थे, उम्रा अदा करके वापस आ जाते थे, अब आपको लगता है कि ये पैकेज कम से कम 14 दिन का होना पड़ेगा या किस तरह ये काम करेगा? वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज बड़ा ही ज़बरदस्त मौजू आपके लिए लेके आए हैं जो कि सोशल मीडिया पे अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना भी बढ़ा हुआ है, ज़ेर बहस भी आया हुआ है। इट इज़ अबाउट द काइंड ऑफ कंटेंट दैट पाकिस्तानी प्रोड्यूसर्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स आर मेकिंग। इसमें हमारे मेन स्ट्रीम डायरेक्टर्स भी शामिल हैं, हमारे ट्रेडिशनल और लेगेसी वाले लिखने वाले भी शामिल हैं जिनको हम लिविंग लेजेंड्स कहते हैं, और आजकल की नई जनरेशन भी शामिल है। वैसे तो जब भी नई जनरेशन कोई नया काम करती है उसको तनकीद का निशाना बनाया जाता है। दे थिंक डिफरेंटली, दे टेल देयर स्टोरीज डिफरेंटली। शायद उनकी जिंदगियां भी बहुत मुख्तलिफ हैं। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि हाउ डिफरेंटली दे अप्रोच लाइफ, अभी आपको बताएं हाल ही में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है रिंस्ट्रा के नाम से, और उसमें आप देख सकते हैं कि दिस इज अ प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द यंग पीपल आउट देयर। यू कैन टेल योर स्टोरीज योर वे, और फिर उसके बाद आप उसमें लिविंग लेजेंड्स लाइक हसीना मोइन साहिबा की भी सीरीज देखेंगे। एंड शी इज रिसेंटली अनाउंस्ड, क्योंकि ये अक्टूबर का महीना है, इट्स पिंक अक्टूबर, वी आर रेजिंग अवेयरनेस फॉर ब्रेस्ट कैंसर, कि वो ब्रेस्ट कैंसर और उससे रिलेटेड जो स्ट्रगल होती है, जो उससे रिलेटेड स्टिग्मास एंड प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज हैं, उसको डिस्कस करते हुए भी उसको एक खूबसूरत ड्रामाई अंदाज में पेश करेंगी। लेकिन द लार्जर डिबेट राइट नाउ इज कि क्या इन कहानियों में सच्चाई हद से ज़्यादा है? क्या इन कहानियों में जो सच्चाई है वो तलखी और तुर्शी में बदल गई है जिसको हम पैलेटेबल नहीं कर पा रहे हैं, और शायद लोग उनको रिजेक्ट कर रहे हैं ये कह के कि भाई दिस इज़ टू ऑनेस्ट। या तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे माशरे में ऐसा कुछ नहीं होता, या हम कह रहे हैं कि बड़े बुरे अंदाज में, भोंडे अंदाज में हम इन माशरे के इशूज़ को सामने लेके आ रहे हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज़ द डिबेट, और व्यूअर्स को एक्चुअली एतराज़ किस बात पे? हाल ही में एक और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान की पहली वेब सीरीज़ लॉन्च हुई जो अब पता लग रहा है कि पाकिस्तान की टेरिटरी में उसको बैन कर दिया गया है। इसकी क्या वजह बनी? कौन सी ऐसी चीज़ थी जो हमें अपीलिंग नहीं लगी? लाइकवाइज हमारे मेन स्ट्रीम चैनल्स पे चलने वाले ड्रामों के बारे में भी हम यही सुनते हैं कि 24-26 किस्तों का ड्रामा है, 10 किस्तों तक एक बिल्डअप जाता है और फिर लोगों को एतराज़ होता है। लोग पेमरा तक पहुंचे, लोगों ने स्टे ऑर्डर्स भी लिए। ये क्या मामला है? क्या अब कोई ऐसी अथॉरिटी बननी चाह रही है जो ड्रामों से पहले उनके स्क्रिप्ट्स को वेट करेगी? इज दैट इवन पॉसिबल? और अगर ऐसा हुआ तो क्या इंडस्ट्री उसको पुश बैक करेगी? और आज के ज़माने में जब हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, पब्लिक डिमांड की बात कर रहे हैं कि लोग अपनी मर्जी से अपने टाइम पे ड्रामे देखते हैं, क्या ये अब पॉसिबल भी है? ऑल दैट एंड मोर इन टुडेज शो। सबसे पहले आज का जो ज़बरदस्त पैनल है उसको यहाँ पे वेलकम करना चाहेंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आवर लिविंग लेजेंड हसीना आपा इज़ विद अस। हसीना मोइन साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम।
बहुत शुक्रिया आपकी यहाँ आमद का। आप ही के साथ तशरीफ रखती हैं somebody I take as a mentor. You see her as a key person when it comes to raising awareness about breast cancer. She's also a part of the First Ladies Initiative for it, and she's also part of Rinstra. हमारे साथ है मिसबा इसाक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। Thank you Miss Papa for making Great time. to be here. And I am a fan of his work. ये हमेशा से ज़बरदस्त ड्रामों की डायरेक्शन करते हैं। He was also one of the first directors when it came to my one-on-one interview talk shows. और आज भी लोग क्या कहेंगे के हवाले से हमें एक ज़बरदस्त कहानी सुना रहे हैं, जो कि I think it's very relevant in the times of COVID when people are going through a lot of financial difficulties. हमारे साथ मौजूद हैं मोहसिन मिर्ज़ा। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई। Thank you very much for making time. सबसे पहले अगर मिस बाबा आपसे आगाज़ करूं, people know that these stories are honest. Young people have a lot to say, and you are a part of a platform that is doing just that. पहले इसके बारे में बताइए, and for all the young content makers, film makers, what's the opportunity? Basically we've started this platform. It's a initiative of Dice Foundation. उन्होंने start किया है, and it's a platform for young people. हमारी target audience है 18 to 35. Okay. It's a digital platform जिसपे आपको हर किस्म की programming मिलेगी। और हमारा ये दो चीज़ें हैं। एक तो हम ये चाहते हैं कि हमारे जो young film makers हैं उनको एक platform मिले, वो train होते हैं, पढ़ते हैं, शौक उनको, they have no place to show their work. So this is the platform that will give them a place to showcase their work. ठीक है। They can monetize, they can discover, they can learn everything on that. And secondly, दूसरी चीज़ ये है कि हम चाहते हैं कि हमने हमारी जो advisory board है उसमें हसीना आपा है, and then we have Moniza Hashmi, we have Mehreen Jabbar, we have people like that जो कि उनको ना guide कर सकते हैं, because आप young youth का enthusiasm लें, उनका talent लें, plus आप जो हमारी older generation है उनसे वो advice लें, training लें, and you know it will make a great platform that way. And the idea is to make good programming and programming जो कि हमारे culture के अंदर रहते हुए। हसीना आपा, आपने पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए तो ज़बरदस्त क्लासिक्स कंट्रीब्यूट किए, लेकिन फिर दूरी बनाई रखी, उसमें आपने लास्ट टाइम भी मेरे प्रोग्राम में शेयर किया था कि आपकी रिजर्वेशंस क्या हैं। अब एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना, और हमें बड़ा बेसब्री से इंतज़ार है आपकी आने वाली सीरीज़ का, ये फ़ैसला कैसे किया और कितना मुख्तलिफ है ये हमारी टेलीविज़न स्क्रीन और डिजिटल का सफ़र, यानी इनमें स्टोरी टेलिंग में कोई फ़र्क आपको लगता है? मेरे लिए तो वाकई बहुत मुश्किल है डिजिटल की तरफ सफ़र करना, लेकिन वक्त का तकाजा यही है। सही। और दूसरी बात यह है कि कंटेंट के हिसाब से भी मैं इतनी मायूस हो रही थी कि मुझे इस तरफ आना पड़ा। सही। क्योंकि लोगों का तकाजा भी ये था, मिसबा जानती हैं कि सारे लोग हर वक्त ये पूछा करते थे कि आपने लिखना क्यों बंद कर दिया, क्या वजह है, क्यों नहीं लिख रही हैं आप, और किस तरह की चीज़ें अब आ रही हैं जो कि दिखाना चाहिए या ना दिखाना चाहिए हमें। तो उसका जवाब देते देते अब थक गई हूँ मैं। तो उसके बाद मैंने ये सोचा कि हम बजाय इसके कि हम तकरीर करें, तनकीद करें, हम अपनी चीज़ें पेश करें जिससे कि एक नया मुआशरा हम जन्म देते जाएं, साथ ही साथ हम एक चीज़ पैदा करें जैसे हमने पहले किया था। सही। पहले भी हमने एकदम सडन चेंज लिया था और उसमें एक नई चीज़ पैदा हुई थी। और जो आपने देखे हैं ड्रामे मेरे, अगर देखे हैं, कोई 40 के करीब सीरियल्स लिख दिए हैं, तो उसमें भी यही मैंने किया था कि मतलब क्या था, मुझे ये ख्याल भी नहीं था कि इस तरह का चेंज आ जाएगा, क्योंकि अदबी बिल्कुल सीरियस प्लेज होते थे, संजीदा प्लेज, और काफ़ी गमनाक किस्म के। उसके बाद एकदम से आप कॉमेडी की तरफ आ जाएं, और कॉमेडी भी अपनी तहजीब के बारे में, अपने अखलाक के बारे में, अपनी माहौल के बारे में, पाकिस्तान के बारे में। लेकिन हसीना आपा, इस वक्त तो ड्रामास जो चल रहे हैं वो बड़े इंटेंस हैं, उसमें स्लैपस्टिक कॉमेडी नहीं, उसमें तो जो एतराज़ लोग कर रहे हैं फॉर वट एवर रीज़न, उनको लगता है कि ये इंटेंस हैं, ऑब्सीन हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अल्फाज, रिश्ते, फैमिली का तकद्दुस, ये सब चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हैं। आप भी यही सोचते हैं? सही कहते हैं, क्योंकि आजकल चूँकि मुझसे सवाल बहुत किए जा रहे हैं, तो फिर मैंने बैठ के यूट्यूब पे उसकी झलकियाँ देखना शुरू किए, क्लिप्स देखना शुरू किए, और वाकई मुझे ताज्जुब होता है कि किस तरह ये ऑन एयर जा रहा है, किस तरह लोग बर्दाश्त कर रहे हैं इन बातों को, इन चीज़ों को, कि रिश्तों का तकद्दुस ख़त्म हो गया है, फैमिली लाइफ ख़त्म हो गई है बिल्कुल,
यानी माँ बाप का एहतराम ख़त्म हो गया है, बहनों का प्यार ख़त्म हो गया है, माँ से रिश्ता ख़त्म हो गया है, बाप अजीब सा हो गया है। अजीब सा हो गया है। वो तो वो कैरेक्टर होता है बेचारा, खामोश कैरेक्टर साइड में खड़ा है। बाप से मोहब्बत कितनी जबरदस्त बेटियों की दिखाई जाती है और होती है हमेशा। बिल्कुल। अब जो है वो बाप बड़ा जालिम है, जाबिर होने लगा है। पता नहीं जमाने में होने लगा है या नहीं होने लगा है, खैर मैंने नहीं देखा आज तक। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात ये कि ससुर का रिश्ता जो होता है वो बाप का रिश्ता होता है, उसको आपने खराब कर दिया, अगर बिगाड़ दिया तो एक चेहरा बिगाड़ेंगे आप तो सारे चेहरे बिगड़ते चले। अच्छा, ये जो तल्ख कहानियां हैं मोहसिन भाई, आप कैसे देखते हैं? ये डिमांड है, लिखने वालों का टेस्ट बदल गया है, देखने वालों का टेस्ट बदल गया है, हुआ क्या है? एज अ डायरेक्टर आप कैसे रीड करते हैं सिचुएशन को? देखिए, मैं नहीं समझता हूँ कि एक तो सबसे पहले जो हमारा जो ताल्लुक है, जो हम काम कर रहे हैं वो अदब से था। सही। हम बेअदब हो गए। हाँ। बेतहाशा बेअदब हो गए। और इस वक्त चूंकि मैं प्राइवेट सेक्टर में ही काम कर रहा हूँ रेगुलरली तमाम चैनल्स के साथ, तो मुझे अब अंदाज़ा ये हो रहा है कि कोई 8-10 लोग हैं जो सारा कंटेंट डिसाइड कर रहे हैं। उनको जो समझ आ रहा है ना, बस वो कर रहे हैं। उनको और उनकी मार्केटिंग को जो समझ आ रहा है। हमारे पास बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि बहुत अच्छी स्क्रिप्ट्स हैं, डिफरेंट कंटेंट है, मेल ओरिएंटेड कहानियाँ भी हैं, सच के ऊपर बेस करती हुई भी हैं, माशरे के पॉजिटिव पहलू के ऊपर भी हैं, लेकिन एक पैरामीटर बना दिया है कि इसमें रहना है, ये लड़की मजलूम रहेगी, ये साजिशें होंगी, ये रोती रहेगी, डिप्रेशन होगा, इसी ट्रैक पे 100 स्क्रिप्ट ले आओ, सब अप्रूव है। नहीं तो ये आपका डिसीजन होता है एज अ डायरेक्टर? नहीं, क्योंकि मैं आपसे सवाल पता है क्यों पूछ रही हूँ, क्योंकि हमने देखा कि आसमानों पे लिखा है, सुपर हिट ड्रामा, एवरीबडी लव द रोमांस एंड दैट, द क्यूटनेस, मुश्किल स्टोरी थी वो भी, लेकिन उसके बाद हमने आपको देखा बेटी डायरेक्ट करते हुए, जिसका टीजर ही शुरू होता है विद अ मदर किलिंग हर चाइल्ड इन द इनक्यूबेटर। दूसरा अभी हम देख रहे हैं लोग क्या कहेंगे, जिसमें एक शख्स ने सुसाइड कमिट की तो उसको फांसी से लटका हुआ आपने दिखा दिया। बड़ी इंटेंस चीजें हैं ये। बिल्कुल है। मैं फिर भी ये बताऊं कि मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है, मैक्सिमम ये रहती है कि मैं बहुत सारे जो रेगुलर ड्रामे जो एक जैसे बनते हैं, जिसमें वो सास नंद की साजिशें, देवरानी जिठानी की साजिशें या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो मेरा मतलब एक ऐसा लफ्ज है कि जो मैं सुनना ही नहीं चाहता, तो ड्रामे में कैसे दिखाऊंगा। सही। मैं फिर भी किसी इशू पे बात करने वाली स्क्रिप्ट को तलाश करता हूँ और शायद साल में एक दफा बना पाता हूँ। पहले मैं साल में 3-4 सीरियल करता था, अब एक मुश्किल से होता है। सही। बिकॉज ऑफ दैट। मौसम भाई, इस पर मजीद भी बात करेंगे और खास तौर पे वेब सीरीज का जिक्र करेंगे, क्योंकि इसमें कहानियां अच्छी हैं, यंग एक्टर्स, यंग टैलेंट को आप देखते हैं, लेकिन एक एतराज जो सामने बार बार आ रहा है वो है जुबान का, यानी जो थोड़ी बहुत कदगन आपको मेन स्ट्रीम टेलीविजन पर नजर आती है वो भी खत्म हो जाती है। गाली गलोच, अब्यूजिव लैंग्वेज बहुत इस्तेमाल हो रही है। क्या यही है वेब सीरीज का एक तरह से लहजा, उसका मिजाज, या ये हमारी अपनी रिक्वायरमेंट्स? इस पे बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात कर रहे हैं हम सेंसरशिप की, हमारी कदरों की, वैल्यूज़ की, कि जो टेलीविज़न ड्रामास में आपको दिखाया जा रहा है एज एन ऑडियंस हमारा उस पर क्या रिएक्शन है। क्या ये स्लो पॉइजन की तरह है कि आहिस्ता आहिस्ता बाउंड्रीज इस तरह पुश हुई हैं कि जिन चीज़ों पे शायद आज से 5 साल पहले हम चौंक जाते या हमें मायूब गुजरती, आज हमें ऐसा महसूस नहीं होता। एंड देन ऑफ कोर्स ऐड टू दैट द यूट्यूब, द वेब सीरीज़ और आने वाले नए नए प्लेटफॉर्म्स, क्या हमें ये मज़ीद आज़ादी तो दे रहे हैं, लेकिन इस आज़ादी में अपनी बात कैसे कहनी है या अपनी शनाख्त को, अपने तशख़्ख़ुस को कैसे बरकरार रखना है, ये हम भूलते जा रहे हैं। मिस पापा, हाउ यानी अगेन यू हैव एन एडवाइजरी बोर्ड, बड़े बड़े नाम इंडस्ट्री के इसमें शामिल हैं, क्या ये सेंसर बोर्ड की तरह काम करेगा? सेंसर बोर्ड की तरह नहीं। आई थिंक एक चीज़ बनने से पहले जब उसको आप एडवाइजरी बोर्ड के साथ शेयर करते हैं, बिकॉज हमारा रिंसरा का बेसिकली पॉइंट ही ये है कि हम वो पुराना जो अपना एक सब्सटेंस है वो लाना चाहते हैं। वी डोंट वांट टू गेट इनटू दिस यूजिंग बैड लैंग्वेज, डूइंग दिस। हमारा एक कल्चर है पाकिस्तान, मैं जो कह रही हूँ ना, आइडेंटिटी है, वो बनाना चाहते हैं, पाकिस्तानियत है। तो इनिशियली हम जो सब्जेक्ट्स चूज़ करेंगे विच विल बी, यू कैन से अ लॉट विदाउट हैविंग टू बी क्रूड,
सो यू नो वो चीज़ जो है ना वो आपको जार करती है कि जो आपके अल्फाज आप इस्तेमाल करते हो या जो जिस तरह आप शूट करते हो आप उसको आराम से करें, सारे दुनिया के सारे कहानियाँ आप लेके आएँ, लेकिन उसको एक शराफत के दायरे में लेके आएँ ताकि आप पूरी फैमिली बैठ के उसको देख सकें। हम लोग फैमिली व्यूइंग है हमारा, है ही ये तो रिंस्टा का हमारा बेसिक है कि यंग हो वो साथ बैठ के आप देख रहे हो तो आपको छुपाना ना पड़े कि यार ये क्या है। सही। सो वी नीड, पाकिस्तान नीड्स दैट आइडेंटिटी। हम इंडिया को नहीं फॉलो करते, हम बाहर नहीं फॉलो करते। जैसे मोहसिन भी बीच में बात कर रहे थे कि ईरान का अपना आइडेंटिटी है, बाकी मुल्कों की अपनी, तो व्हाई कांट पाकिस्तान हैव इट? अच्छा, और ये देखने की भी ज़रूरत है कि कभी इंटेंस सब्जेक्ट्स होते हैं वेब सीरीज़ में, फिर भी आप उस पर व्यूअर डिस्क्रेशन लगा सकते हैं। इस वक्त हमारे मुल्क में जो 7 बजे 8 बजे 9 बजे ड्रामे लगे हुए हैं वो काफ़ी इंटेंस सब्जेक्ट्स के हैं। उसमें कई सीन्स इस तरह फिल्माए जाते हैं जो शायद बच्चों के लिए एक फेवरेबल व्यूइंग वो कंटेंट नहीं है, लेकिन उस पर कोई हमारे यहाँ वार्निंग वगैरह नहीं होती। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? मैं मिसेस नायद इकबाल बात कर रही हूँ। जी, क्या कहेंगी आजकल के कंटेंट के बारे में जिसमें हसद, जलन, कुड़ना, मैं बेचारी, मैं बदनसीब, ऐसी बहुत सारी कहानियाँ चल रही हैं, आपका क्या उसके ऊपर ओपिनियन है? यही ओपिनियन है कि इस तरह के ड्रामे ना दिखाए जाएं, ज्यादा बेहतर है। ओके। और इस साथ हमें उसकी अगर आप प्यार मोहब्बत की, अगर जरूरी नहीं कि वही प्यार मोहब्बत हो, लेकिन आपस में खानदानी प्यार मोहब्बत भी अगर दिखा सकते हैं तो दिखा सकते हैं। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। मौसम भाई, कितना मुश्किल होता है, पुश बैक कहाँ से आ रहा है? चैनल ओनर्स की तरफ से, रेटिंग्स भी, तो फिर जिस चीज को व्यूअर्स बुरा कह रहे हैं माशाल्लाह रेटिंग भी तो दबा के आती है। अच्छा, मेरा एक सवाल है, बहुत ऑफ बीट सा सवाल है जी। पाकिस्तान में मुझे किसी भी चीज़ को, मेरी एक अच्छी उम्र गुजर गई पाकिस्तान में माशाल्लाह, किसी भी चीज़ के ऊपर मुझे ये यकीन नहीं है कि ये सच है। हज और उम्रा की टिकट और वीज़े के ऊपर भी बहुत लेन देन हो जाते हैं। तो ये टीआरपी इतनी सच्ची कैसे हैं? इसका कोई पैमाना कोई साबित कर सकता है कि ये सब सच आती हैं? जितना कड़वा उतनी हाई टीआरपी, ये मुझे लग रहा है इसका पैमाना अगर है तो वल्लाह आलम। लेकिन उसका प्रोसेस क्या है, कहाँ उड़ाने में आपने मीटर्स कहाँ हैं, किन लोगों में हैं, मतलब और कितने मीटर्स हैं? नहीं, लेकिन मैं समझना ये चाह रही हूँ कि हम सब पीटीवी के ड्रामे देखते हुए बड़े हुए, आप लोगों ने शायद और ज्यादा लड़कपन में उनको देखा होगा। देन यू केम इनटू डायरेक्शन। जो अभी सेल्फ सेंसरशिप की मिसबा आपा बात कर रही थी, एक वक्त था, मुझे आज भी याद है, पीटीवी के ड्रामे में अगर एक मैरिड कपल दिखाते थे तो बाकायदा 2 सिंगल बेड और बीच में कॉफी टेबल होती थी। आज वेयर एंड हाउ एंड व्हेन डिड वी गेट टू द पार्ट के हगिंग, सिटिंग टुगेदर, फिजिकल प्रॉक्सिमिटी, ये सब चीजें खत्म हो गई और देखते देखते ही खत्म हुई। मोहसिन भाई, पीटीवी के पास एक पॉलिसी थी कि मुआशरे तक क्या पहुंचाना है और किस तरह पहुंचाना है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट आना है। सही। आज मेरी नज़र में कोई पॉलिसी नहीं है, कोई पॉलिसी मेकर नहीं है। कंटेंट डिपार्टमेंट में वो बच्चे या वो लोग बैठे हुए हैं कि जिनको वाकई हम बात करके हमें बड़ी अजीब सा लगता है कि इनसे ये कंटेंट हेड और कंटेंट डिपार्टमेंट है, जिनके पास हमारे सवालों को, जो हम जिसने उम्र गुजार चुके हैं, हमारे सवालों के जवाब नहीं है उस स्क्रिप्ट के अंदर के। पर सर ये अप्रूव्ड है, सर ये अप्रूव्ड है। तो वो अप्रूव्ड जो है ना, वो बस हम काम कर रहे हैं और अपनी तौर पे जितना बचाने की कोशिश कर सकता हूँ वो मैं कर लूंगा, मिसबा कर लेंगी। बहुत सारे नहीं करते, बल्कि बहुत सारे कोशिश करते कि वो चीज़ ज़्यादा हाईलाइटेड हो, क्योंकि उनको पता है कि उसके जरिए रेटिंग जानी है, उसके जरिए काम आएगा, ज़्यादा अच्छा काम मिलेगा। अच्छा, एक बात और मैं इसमें ऐड करना चाहती हूँ कि जब हमारी ट्रेनिंग हुई थी तो ट्रेनिंग में हमें ये सिखाया गया था कि जी आप लोग जो हो, आप लोग लीडर्स हो, आपको लोगों को बताना है कि उनको क्या देखना चाहिए, किस टाइप का कंटेंट है, किस टाइप की आप प्रोग्रामिंग है, बिकॉज सारे कॉन्सेप्ट्स आप बना के लोग। अब उल्टा हो गया बिकॉज ऑफ द टीआरपीज के जी लोग जो चाहते हैं वो बना दो। अगर उनके घरों में लड़ाइयाँ हो रही हैं और बहनें, वो जो स्टार प्लस टाइप चीज हो रही है, तो उस टाइप के बनाओ, औरत को मारो, यू नो, मतलब एक आध चैनल में सबक आमोज नहीं करते। एंड दैट इज व्हाई आई वाज सो हैप्पी कि when Hasina Appa has decided to come back, she is making a story about a breast cancer survivor and her ordeal। कि ये वो कहानी है, बल्कि आप हसीना आपा के ड्रामे देखें तो उसमें आपको मोस्ट ऑफ द फीमेल कैरेक्टर्स का एक प्रोफेशनल एम्बिशन नजर आएगा। पता चलेगा जी फलानी डॉक्टर बनना चाहती थी, ये बिजनेस वुमन है। हसीना आपा आजकल लड़कियों के कैरेक्टर्स का कोई वो कुछ नहीं करती हैं, सिर्फ शादी करने की प्लानिंग कर रही है, वो भी बहनों से। कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। सिद्रा कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। और मेरा पीसीआर जरा इनकी आवाज बढ़ा दे अगर प्लीज। जी फरमाइए। सिद्रा, आपका शो माशाल्लाह बहुत अच्छा है और हमेशा मतलब सोबर एंड इंफॉर्मेटिव होता है। मतलब बेकार के आप शादियां और मायने मेहंदियां नहीं कराती, ये चीज बहुत अच्छी है क्योंकि वो चीजें वेस्टेज ऑफ टाइम है। वैसे ही हमारी खवातीन बहुत टाइम वेस्ट करती है, लेकिन आज हसीना आपा को बहुत दिनों के बाद देखा और बहुत अच्छा भी लगा कि कम से कम आपने उनको बुलाया और कम से कम हम उनको देख पा रहे हैं। और लेकिन उनसे कहें कि प्लीज कोई ढंग के ड्रामे लिखें। ये मेरे पास तुम हो जैसी खवातीन कहाँ किस माशरे में हमारे यहाँ पाई जाती है। मेरी मामी, मेरी चची, मेरी दादी, नानी में तो कहीं कोई ऐसी नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं है। तो ये कौन से कैरेक्टर्स हैं? ये 20% लोग या 10% लोगों को कैरेक्टर को दिखाते हैं टीवी पर और फिर बाकी 80% को भी वैसे ही कर देते हैं। आप मॉल्स में जाके देखें, आपको वही कल्चर नजर आएगा जो ड्रामे में नजर आ रहा है। आजकल बच्चियां अपने आप को सिर्फ यही समझती हैं, वो फैंटेसी वर्ल्ड में होती हैं ड्रामे देखकर कि वो फैंटेसी वर्ल्ड से बाहर ही नहीं आती हैं। तो वी हैव टू इम्प्रूव अवर ड्रामा हमारा 70s 80s का जो ड्रामा था आज भी वो बैठ के। देखिए, एक यहाँ पे एक डिबेट ये भी है ना कि बन वो रहा है जो लोग देखना चाहते हैं, व्यूअर्स पर उसको रिजेक्ट क्यों नहीं करते? यानी इनकी रेटिंग हम तो बहुत देते हैं। हम कैमरा को मुस्तकिल बोल रहे होते हैं, हम मुस्तकिल इसके ऊपर चला रहे होते हैं कैंपेन के ये चीज बंद करे। अभी जलन हम ड्रामा बंद करवाया इस पे कैंपेन चला के, लेकिन हमारी आवाज बहुत मतलब उठाई नहीं जाती मीडिया पर। तो आप सोचते वही दिखाया जाएगा जो उनका पसंदीदा है, तो वो हमारी आवाज क्यों पहुंचाएंगे मीडिया? बहुत शुक्रिया कॉल करने का, लेकिन आई थिंक व्यूअर्स हैव अ लॉट ऑफ पावर। पेमरा ने भी अब नंबर्स अपने बताने शुरू कर दिए हैं जिसपे अगर आपको कोई कंप्लेन हो तो आप उनसे राब्ता कर सकते हैं। हसीना आपा, पीटीवी के ज़माने में कभी पुशबैक आता था? कोई ऐसा ड्रामा, कोई ऐसा कहानी, कोई किरदार आपको याद है जिसपे रिएक्शन आया और पब्लिक का, और पब्लिक ने उसको रिजेक्ट किया? नहीं, पब्लिक का रिएक्शन इस सेंस में तो नहीं आया था। मतलब पब्लिक की लाइकिंग उस जमाने में इस तरह की होती थी कि अगर आपने एक एंटरटेनिंग ड्रामा शुरू किया है और वो कॉमेडी चलते चलते अगर आप उसे ट्रेजेडी पे ख़त्म कर रहे हैं तो फिर लोग उछल पड़ते थे और वो फिर बाकायदा नाराज हो जाते थे कि ये क्यों किया गया। हाँ। लेकिन कैरेक्टर्स पे कभी किसी ने कोई ऐसा बेबाक, कोई ऐसा निडर कैरेक्टर नहीं था जिसको वैसा आपको याद आ रहा है? कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं। आई थिंक पीपल वुड जस्ट एंजॉय इट बिकॉज वो थोड़ा सा आपको होता था, फैमिली के साथ एंटरटेनमेंट देखते थे। अब थोड़ी सी चीजें बदल गई। एज किड्स वी यूज्ड टू वॉच सम ऑफ द ड्रामास, ये रियलिटी में ऐसे कौन बात करता है, इतना फलसफा कौन बोलता है? मोहसिन भाई, अब थोड़ा मिजाज बिल्कुल बदल गया लोगों का। देखिए, उस जमाने में जो ग्रेजुएट होता था ना वो तालीम याफ्ता होता था, आज जाहिल होता है वो ग्रेजुएट, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये बड़ा फर्क है। हाँ। ये पूरा का पूरा फर्क उसकी सोच में, उसके घराने में आया। जो हम बात करते हैं, हम बहुत सारे मॉर्निंग शोज देखते हैं ना शादी ब्याह वाले सुबह में, तो हमें समझ में नहीं आता, लेकिन बहुतों की समझ में शायद आता है। वो वहीं बैठ के तालियां भी बहुत सारे लोग बजा रहे होते हैं। एक मुझे याद है 5 साल पहले आई वेंट टू अ गर्ल्स कॉलेज और वहाँ पे उस ऑडिटोरियम में जितनी लड़कियाँ बैठी थी उसमें से काफ़ी उन्होंने डिक्लेयर किया था कि हम बड़े होकर मॉर्निंग शो होस्ट बनना चाहते हैं। तो एक फैंटेसी वाकई ये बड़ी रियल है कि बड़ा ज़बरदस्त ज़िंदगी लगती है ना। सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं, डिज़ाइनर कपड़े पहनते हैं, एंटर हो तो म्यूज़िक है, सामने ऑडियंस बैठी है जो तालियां बजाकर आपका इस्तकबाल कर दिया। पीपल फाउंड दैट टू बी वेरी ग्लैमरस। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं, फिर ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं हमादुल्लाह बोल रहा हूँ, कराची से। अच्छा, ये एक तो बड़ी खुशी हुई हसीना मुहिम को इतने अरसे बाद देखने के। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि हम लोग जो है इतने पुराने क्यों हो गए हैं। मतलब ये हसीना मुहिम साहब सिर्फ आपकी चैनल पे आ रही है, दूसरे चैनल पे तो दिखाई नहीं दे रहे। तो ऐसे लोगों को आप आगे करें, आगे मुआशरे में कोई अच्छा सा। इनाम साहब, आपको खुशी हो रही है कि हसीना आपा दोबारा ड्रामा लिखने की तरफ आ रही हैं, एक वेब सीरीज लिख रही हैं और यकीनन ये जो पहली वेब सीरीज होगी अक्टूबर के महीने में हम इसको अनाउंस कर रहे हैं। ये ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस के हवाले से है। तो आपको लगता है कि ऐसे सबक आमूज सब्जेक्ट्स की जरूरत है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बिल्कुल जरूरी है क्योंकि आजकल तो इंटरनेट का दौर है और जो है इंटरनेट पे तो आप देखते हैं कि क्या क्या होता है। तो अगर हसीना मुहिम साहब जैसे साहबा जैसी वेब सीरीज आएंगी तो
अच्छा होगा बच्चों। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इनाम साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन कुछ इंटेंस सब्जेक्ट्स को बाकायदा इंटरनेशनल फिल्म मेकर्स भी कहते हैं कि भाई ये वो जगह है जहाँ पे हमारे पर जलते हैं, हमें बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद मैदान में उतरना पड़ता है ये सोचकर कि भाई अगले पे इसका क्या इम्पैक्ट जाएगा। आपको याद होगा नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज आई थी 13 रीजंस वाई विच वॉज अबाउट सुसाइड, और ये महीना भी क्योंकि इस दफ़ा का जो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस वीक है इसकी थीम इस दफ़ा खुदकुशी यानी सुसाइड प्रिवेंशन है। तो बात करेंगे क्योंकि मोहसिन भाई का जो इस वक्त ड्रामा चल रहा है वो बताता है कि एक शख्स जब खुदकुशी कर लेता है तो उसकी फैमिली पे क्या गुजरती है। जो लोगों के जहन में एक बड़ा ग्लैमराइज विजन है ना कि शायद लोग मुझ पे पछताएंगे, याद करेंगे, अफसोस होगा, लेकिन दर हकीकत उनके साथ क्या होता है ये कहानी, इस बारे में इस पे बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात कर रहे हैं सेंसरशिप की, अवामी एक राय की, और ख़ास तौर पे ये कि राय किस तरह पहुंचाई जाए चैनल्स तक और ड्रामा मेकर्स तक। अगर पैमरा सख्ती करता है, सेंसरशिप करता है, तो बात होगी कि जी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, और आजकल हर तरह का कंटेंट आपको यूट्यूब पे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से मिल रहा है, तो फिर आप उस सिनेरियो में कम्पीट कैसे करेंगे। हसीना आपा, आप अब वेब सीरीज़ की तरफ जा रही हैं, और अगेन इट्स अ सब्जेक्ट जो काफ़ी स्टिग्मेटाइज समझा जाता था। लोग एक तरफ तो बहुत बोल्ड हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर ब्रेस्ट कैंसर की बात करें, HIV की बात करें, जहां एक्चुअली अवेयरनेस की ज़रूरत है, तो ये बातें करते हुए कतराते हैं, ये लफ्ज़ बोलने से कतराते हैं। नहीं, देखो, लफ्ज़ बोले बगैर आप लोगों को बता सकते हैं कि आप क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये जो हमने अभी पे एक प्ले लिखा है, मैंने मिसबा करेंगी इसे, और हमने ऐसे बड़ी खूबसूरत जगह बैठ के किया है, नथिया गली में बैठ के लिखा था। वैसे ही बड़ी इंस्पिरेशन आ रही होती है। हाँ, तो वो बिल्कुल पॉजिटिव उसमें है। हाँ। यानी आपको वो दुख जो है वो महसूस तो होता है, लेकिन वो दुख हम लाते नहीं हैं आपके ऊपर कि रो रो के वो अपना दिमाग ख़राब कर रही है बच्ची, या ये कि जो भी है, क्योंकि मुझ पे गुजर चुकी है इसलिए मुझे पता है कि क्या होता है इसमें। तो उसको अगर आप ज़रा सा लाइटली लें और आपके साथ दूसरे लोग हों जो मोहब्बत करने वाले हों, जो ख्याल रखने वाले हों, तो कोई भी चीज़ इतनी तकलीफ दे नहीं होती, क्योंकि अल्लाह की तरफ से होती है। बीमारी तो हर एक, और आपके पास दुआएं होती हैं, आपके पास प्यार होता है, आपके पास लोग आते हैं, ख्याल करते हैं, समझाते हैं, जैसे हमने इसमें रखा है अपने प्ले में कि आई मस्ट फाइट, आई मस्ट फाइट। एब्सोल्युटली। अच्छा, एक तरफ हम कहते हैं कि किसी तकलीफ को ऐसे फिल्माया जाए कि आप मजीद इंस्पायर हों। मोहसिन भाई, ये तनकीद तो आपके प्ले पे भी आई होगी, लोग कह रहे होंगे यार इतना लाविश पहले उसका लाइफस्टाइल दिखाया, फिर वो शख्स खुदकुशी कर लेता है बिकॉज फाइनेंशियल डिफिकल्टी आती है, फिर बच्चे माशाल्लाह इतने बिगड़े हुए होते हैं कि दाल चावल खा रहे हैं तो रो रहे हैं। देखने वाला आपका वो भी है जिसको दाल चावल भी नसीब नहीं है, वो कह रहे हैं कि भाई ये इस पे इतना नाज नखरा हो रहा है, तो फिर आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं इस तनकीद पे? देखिए, वो शुरू के जो 2-2.5 एपिसोड है जिसमें उनका वो लाइफ स्टाइल है, उसके बाद जो पूरी जर्नी है आगे कम से कम 20 एपिसोड की जो अब चल रही है, उसमें इसी बात को मद्देनजर रख के ये मैसेज के तौर पर बताया जा रहा है कि जिन चीज़ों को उस शख्स ने जो चला गया दुनिया से छोड़ के, और इनकी तरबियत में उसने ये बिगाड़ पैदा कर दिया अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक, वो एक्स्ट्रा लव जो था उसका अपनी बीवी बच्चों से, उसने इतना मजबूर कर दिया कि ये बच्चे इतना रिएक्ट करने लगे। और उसके बाद जाहिर सी बात है आसमान से जमीन पे जब गिरे तो संभाले नहीं संभल रहे। और जो बीवी है उसकी, एक्चुअली जो उसने अपने आप को मूव किया एक छोटे एरिया में, इसीलिए किया है, और ये कह के किया है, ऑन एयर कह के किया है कि मैं अपने बच्चों को हकीकत दिखाना चाहती हूँ, सच्चाई में जिंदगी जीना सिखाना चाहती हूँ, कि मैं इनको अब किराए के घर पे नहीं रखूंगी, मैं इनको अपना घर दूंगी। वो बैंक से लोन लिया हुआ घर था, वो मैंने छोड़ दिया चूंकि चला गया, छोटा सा फ्लैट लूंगी अपना कि ये अपनी छत है, इनकी बेसिक्स जो बेस है ना वो मजबूत करूंगी। इस पे वो पूरी जर्नी वो आके लेके चली है, और बड़ी पॉजिटिवली लेके चली है।
अभी आधा प्ले हुआ है, सही, तो टिल एंड उसमें आपको यही सारी चीजें मिलेंगी। और बड़े इंटेंस इस तरह के ड्रामे वाकई आपको सिखाते भी हैं। देखिए इसमें फिर आपको एक सबक नजर आएगा, लेकिन वाकई वो कहानियां, मुझे ये भी लगता है कि पहले 20 एपिसोड बड़े तहम्मुल से बनाए जाते हैं मिसबापा। जब वो पार्ट आता है ना, जब हम कहते हैं कि अब विलन को पे बैक करना पड़ेगा, वो आखिरी केस बड़ी झटपट होती है, वो या तो जल जाती है, मर जाती है, रोती भी आती है, माफी मांगती है, उसका भी पार्ट उतनी ही मेहनत से बनाया करे ताकि हमें तसल्ली हो। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा, मिसेज आरिफ बात कर रही हूँ। क्या हाल चाल है आपके मिसेज आरिफ? अल्लाह का शुक्र है। दिस इज द थर्ड टाइम आई कॉल इन योर शो एंड इट इज माइंड ब्लोइंग। थैंक यू सो मच। क्या कहेंगी हमारे आज के टॉपिक के बारे में? हसीना आपा इज हियर। अस्सलाम वालेकुम हसीना आपा, मिसबा एंड ऑल। जी वालेकुम अस्सलाम। सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगी, आई एम ब्लेस्ड, और मैं उस एरा से हूँ जहाँ मैंने अपनी टीनेज और यंग एज हसीना आपा के ड्रामों को देखकर गुजारी है, जहाँ हमने सोसाइटी में इस चेंज को देखा कि विमेन रिस्पेक्ट के साथ विमेन एम्पावरमेंट कैसे आती है। बिल्कुल। और आई एम ब्लेस्ड, और मैं वाकई उस जनरेशन से हूँ यानी जहाँ एक बहुत बड़ा विमेन का ग्रुप प्रोफेशनल लाइफ में आया, प्रैक्टिकल लाइफ में आया, और हमने बहुत रिस्पेक्ट से अपना मकाम बनाया। लेकिन नो डाउट मीडिया, ड्रामे पूरा एक माइंडसेट बनाते हैं और चेंज करते हैं। सही। हसीना आपा के पैरेलल टाइम था, बजिया के ड्रामे भी हमने देखे। बिल्कुल। एंड हमने वहां पे भी ये देखा कि रिस्पेक्ट ऑफ विमेन कैसे है, फैमिली वैल्यूज क्या हैं, यानी ये चीजें देखकर हमने अपने टीनेज और यंग एज को गुजारा है और आइडियलाइज किया आप लोगों ने इन कहानियों को, इन किरदारों को। लेकिन आज की जो हमारी यूथ है, आई डोंट वांट टू टेक अवे, मुझे लगता है कि आज भी हमारे एक्टर्स, डायरेक्टर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन क्या ये वाकई माशरे का मिजाज बदल गया है या हमारा मिजाज बदल गया है? माशरे का मिजाज नहीं बदला, ये मीडिया ने बदल दिया है। अच्छा। मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग जो है टूल है लोगों के माइंडसेट बदलने का और बनाने का। ठीक है मिसेज आरिफ, पॉइंट वेल टेकन, एंड आई थिंक कि आज जितने भी हमारे कॉलर्स थे उन्होंने बार बार यही बात की कि बड़ा अहम है और इस आवाज़ को सुनना भी बहुत अहम है। लेकिन वंस अगेन, बिकॉज दिस इज माई फ्रेटर्निटी, दिस इज माई इंडस्ट्री, तो वी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कहीं कहीं हम आपकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरे नहीं उतर रहे, लेकिन आपकी आवाज़ को आगे लेकर आए हैं। इंशाल्लाह ताला वील सी द चेंज इन द वेब सीरीज एंड अदर कंटेंट। जी बोलूंगी, क्योंकि आप जो बात हर दफा होती है ना कि टीआरपी की बात होती है, तो जब आप प्रोग्राम्स बेस ही करते हैं इस पे कि लोग कितना पसंद करेंगे, तो आपका वो कॉन्सेप्ट ही पूरा चेंज हो गया। बिकॉज इफ यू वर्क ऑन समथिंग व्हिच इज गुड, तो वो ऑटोमेटिकली उसकी फॉलोइंग तो आ ही जाती है। आई थिंक मिसबापा इट्स मोर डेमोक्रेटिक, बिकॉज वेब सीरीज पे फॉरन थम्स अप या थम्स डाउन या रॉटन टोमेटोज आपको फॉरन मिलते हैं। बहुत शुक्रिया हसीना आपा फॉर बीइंग हियर, इट्स ऑलवेज एन ऑनर एंड अ प्लेजर। थैंक यू मिसबापा, थैंक यू मोहसिन भाई फॉर बीइंग हियर। इसी के साथ जी अगर आपके कोई इस पे कमेंट्स हो, फीडबैक हो, मुझे जरूर हमारे सोशल्स पे भेजिए। वी विल ट्राई टू इम्प्रूव, वी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कंटेंट दैट यू डोंट लाइक, लेकिन साथ साथ अप्रिशिएट भी किया करें ऑफ थिंग्स दैट यू डू लाइक। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। आपसे मुलाकात होती है अगले हफ्ते, अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।